नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। यह जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हम लोग करने जा रहे हैं अभी, यह परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा जो करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स निकलता है उसका वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 जो दिसंबर 2023 का जो मैगजीन है उसको वॉल्यूम 1 नाम दिया गया है। तो अभी तक जितना परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो करंट अफेयर्स अभी तक निकल चुके हैं उसका मैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का डिस्कशन करा दूंगा। इसके बाद से हम लोग दृष्टि का जो इस वर्ष अर्थात जनवरी 2024 से अभी तक जो भी अपडेट दृष्टि का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो मैगजीन आता है उसका बिहार स्पेशल जो न्यूज़ रहेगा उसको दृष्टि वाला भी मैं करा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला न्यूज है बिहार में कुल आरक्षण बढ़कर 75% हुआ। अर्थात अभी तक भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण की जो सीमा थी वह अधिकतम 50% निर्धारित थी। तो बिहार में कुल आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। ये पुराना मैगजीन है, कर दिया गया था इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में न्यायालय ने इस आरक्षण को पुनः कैंसिल कर दिया है। तो चूंकि यह न्यूज़ पुराना है इसको ऐसे ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो राज्य मंत्रिमंडल ने आरक्षण कोटा 60% अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% मिलता है उसको मिलाकर पूर्व में ये 50% और प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस को मिलता था, तो 60% कुल जो आरक्षण की सीमा थी उसे बढ़ाकर 75% करने का निर्णय लिया था। प्रस्तावित विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान रखे जाने की संभावना थी। उस समय ईबीसी के लिए जो कोटा था वो 25% होने वाला था, अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 18%, ईडब्ल्यूएस तो पहले से 10% मिलता ही है, अनुसूचित जाति अर्थात एसटी के लिए 2% और टोटल हो गया 75%। तो जो 50% की सीमा थी अधिकतम आरक्षण की उसे बिहार ने क्रॉस किया था और टोटल आरक्षण को 75% के आसपास तक पहुंचा दिया था। वर्तमान में राज्यों में 50% कोटा का प्रावधान किया गया था। बिहार में जातीय सर्वे के अनुसार ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% है। हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना हुई थी जिसे जातीय सर्वेक्षण नाम दिया गया था। उसके अनुसार ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% बिहार में पाई गई थी और इस आबादी के हिसाब से यहाँ की सरकार ने उन्हें आरक्षण देने का फैसला लिया था और यह कोटा बढ़ाकर 75% के आसपास किया जाना था। बिहार सरकार ने जो 75% आरक्षण की कानूनी जांच से मुक्त करने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। सरकार को पहले से ही डर था कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा इस आरक्षण को कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए पहले से ही यहाँ के जो राजनीतिक नेता थे वे इस 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण का जो प्रावधान था इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। अब अतिरिक्त जानकारी दी गई है इसमें। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ 1992 का यह मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अर्थात न्यायालय ने आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा निर्णय सुनाया था। इसने सामाजिक पिछड़ेपन की अवधारणा पर जोर दिया था। इसने पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए थे। नेक्स्ट है बिहार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण। ऊपर जो आरक्षण का जो न्यूज़ था उसमें जातीय सर्वेक्षण की बात की गई थी, तो बिहार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण दूसरा न्यूज़ है। बिहार जातीय सर्वेक्षण की मुख्य बातें राज्य के दोनों सदनों में पेश की गई। दोनों सदनों में अर्थात बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। आप लोग विधान परिषद की सीटों की संख्या याद कर लेंगे बिहार में, और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है याद कर लेंगे। इसके साथ ही वर्तमान में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है, बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता कौन है, इनका नाम भी आप लोग याद कर लेंगे। और इसके साथ ही बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष का नाम आप लोग याद करेंगे
बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष का भी नाम याद कर लेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार के 1/3 से अधिक परिवार प्रतिदिन लगभग 200 रुपये पर जीवन यापन करते हैं। इस जातीय सर्वेक्षण में यह बात निकल के आई थी कि बिहार के लगभग 1/3 से अधिक परिवार प्रतिदिन लगभग 200 रुपये पर जीवन यापन करते हैं। इसकी आबादी का केवल 7% स्नातक है और लगभग 96% के पास कोई भी वाहन नहीं है, अर्थात बिहार की जनता उतनी शिक्षित भी नहीं है और गरीब भी है। बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक प्रतिमाह 6,000 रुपये या उससे कम पर जीवन यापन करते हैं, जो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे के लिए कट ऑफ पॉइंट है। अर्थात इसमें से 94 लाख से अधिक अर्थात बिहार की कुल आबादी के 34.13% लोग, जिनकी जो मासिक आय है 6,000 रुपया उससे कम है, वह यह जो कट ऑफ है बिहार में गरीबी रेखा से नीचे का कट ऑफ है। अर्थात बिहार के 34.13% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। राज्य में 14% से अधिक लोग कच्चे घरों में रहते हैं, जिनमें से लगभग 15% झोपड़ियों में और अन्य 26% टीन शेड वाले घरों में रहते हैं। बिहार के 1.22% लोग काम करते हैं और 0.39% लोग राज्य से बाहर पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति 2023, अर्थात बिहार ने अपनी जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति 2023 पेश की है। इस जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति जो बिहार ने पेश की है, इसके अनुसार इसमें इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 की सफलता के बाद इसे बनाया गया है। तो एक न्यूज यहाँ पे बन जाएगा, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति बिहार ने पेश की थी वर्ष 2021 में, याद करने का विषय है। यह नीति संपीड़ित बायोगैस अर्थात कंप्रेस्ड बायोगैस जैव सीएनजी विनिर्माण इकाइयों को शामिल करके जैव ईंधन उत्पादन के दायरे का विस्तार करती है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन उत्पन्न करने के लिए कृषि अवशेष, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज जल का उपयोग करना। बिहार में ईंधन ग्रेड स्टैंड अलोन नई ग्रीनफील्ड एथेनॉल और सीवीजी विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना और उसे प्रोत्साहित करना। जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीड स्टॉक कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आय में वृद्धि करना। नए इथेनॉल और सीवीजी उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना। अब देखते हैं कि इसका लाभ क्या है। इसका लाभ है चयनित इकाई को 15% से अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी मिल सकती है। अर्थात जो इकाई चयनित की जाएगी उसे उसका जो लागत होगा उसका 15% या 5 करोड़ रुपया अधिकतम तक की पूंजीगत सब्सिडी उसे मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज है बाजरा उत्कृष्टता केंद्र। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र राज्य में बाजरा और मूल्य श्रृंखला पर उत्कृष्टता केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी से किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र, जब बाजरा उत्कृष्टता केंद्र बिहार में काम करना शुरू कर दिया है, तो जो उत्कृष्टता केंद्र होता है उसके कार्य क्या होते हैं? तो बिहार में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र का कार्य होगा बाजरा की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना, संस्थानों और एफपीओ द्वारा बाजार का बीज उत्पादन करना, बाजरा का बीज उत्पादन करना, स्थान विशिष्ट फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास करना, मूल्य श्रृंखला का विकास करना और बाजरा का बाजार जुड़ाव और क्षमता निर्माण करना। बिहार में फिंगर बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा, प्रोसो बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और मोती बाजरा किसानों द्वारा अधिमानतः उगाए जाते हैं। अर्थात बिहार में ये जो बाजरा का प्रकार है यह अधिकतर बिहार के किसान ये बाजरा ही उगाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में भूकंप का तेज झटका। भूकंप का तेज झटका आया था, नेपाल में उसका केंद्र बना था। 6.4 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र नेपाल का जाजरकोट था। नेपाल में एक स्थान है जाजरकोट जिसका केंद्र था भूकंप जो आया था, और उसी का झटका बिहार में महसूस किया गया था। भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर और बिहार में भी महसूस किए गए। भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हिमालय के नीचे ऊपर की ओर दबाव बन रहा है। इसका अर्थ है कि बिहार जो है वह भूकंप जोन में स्थित है और इंडियन प्लेट और
यूरेशियन प्लेट, दोनों के टकराने के कारण भूकंप का बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। जो हिमालय क्षेत्र है भूकंप से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। यह जोन 1 में आता है और उसका नेपाल के तराई इलाकों में, हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं और बिहार में उसका प्रभाव देखा गया था। भूकंप और बिहार से भूकंप का रिश्ता इसमें बताया गया है। बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जो बिहार नेपाल सीमा के पास हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर अवस्थित है। सही है। इसमें 4 दिशाओं में गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने वाली 6 उप सतह भ्रंश रेखाएं हैं। बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं, 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं और 6 जिले भूकंपीय क्षेत्र 3 में आते हैं। अर्थात बिहार में भूकंप के 3 जोन स्थित हैं, प्रभावित करते हैं, जोन 5, 4 और 3, जिसमें से जो जोन 5 है वो सबसे ज़्यादा जिलों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजली की खपत में तेज वृद्धि। बिहार में बिजली की खपत में सबसे तेज वृद्धि देखी गई। पिछले 10 वर्षों में 350% की वृद्धि हुई है। बिहार में बिजली की खपत में पिछले 10 वर्षों में 350% की वृद्धि हुई है। पुणे में एक गैर लाभकारी संगठन अर्थात NGO, पुणे में एक NGO है जिसका नाम है प्रयास द्वारा एक स्टडी किया गया और इस स्टडी में पाया गया कि पिछले 10 वर्षों में 350% की बिजली खपत में वृद्धि हुई है बिहार में। यह वृद्धि वर्ष 2012 में 6 बिलियन यूनिट से बढ़कर 2022 में 27 बिलियन यूनिट हो गई है। बिहार में बिजली की खपत में वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि बिहार में विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, बिहार में उद्योगों की वृद्धि हो रही है। ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने का अर्थ है कि बिहार का विकास भी तेज गति से हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। CM नीतीश कुमार ने बिहार में 13,934.89 करोड़ रुपए की बिजली क्षेत्र योजना शुरू की है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 2024 के अंतर्गत राज्य भर के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। यह जो कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यह बिहार के सभी घरों में इसके द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना थी। यह जो कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बिहार की बिजली आपूर्ति क्षमता को सफलतापूर्वक 700 मेगावाट से बढ़ाकर 7000 मेगावाट से अधिक कर दिया है। मुख्यमंत्री विद्युत कृषि संबंध योजना के अंतर्गत 3.75 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 4.79 लाख लोगों को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक अतिरिक्त कनेक्शन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जापान टूरिज्म एक्सपो में बौद्ध सर्किट का प्रचार। जापान टूरिज्म एक्सपो आयोजित किया गया था जिसमें बौद्ध सर्किट का प्रचार किया गया। डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव ने, तब के उस समय डिप्टी CM थे तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने जापान टूरिज्म एक्सपो में राज्य के बौद्ध सर्किट का प्रचार किया था। यह बौद्ध सर्किट जापानी पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। जापान में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है और इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो जापान टूरिज्म एक्सपो हुआ था उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार किया था ताकि वहाँ से बिहार में पर्यटकों को बौद्धिस्ट पर्यटकों को बिहार में आकर्षित किया जा सके। इन्होंने राज्य के पर्यटन स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए ट्रैवल शो में बिहार पैवेलियन का भी उद्घाटन किया था। जापान टूरिज्म एक्सपो में ट्रैवल शो आयोजित किया गया था जिसमें बिहार पैवेलियन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार। बिहार में हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती से PTR में सुधार हुआ है, अर्थात छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। हाल ही में बिहार सरकार में देखा गया है कि बिहार सरकार ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शिक्षकों की बहाली की है, जिसके बाद से शिक्षकों के बहाली के बाद से यह निश्चित है कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसमें सुधार होगा। अब छात्र शिक्षक अनुपात भर्ती के बाद, भर्ती के पहले 45 छात्रों पर एक शिक्षक हुआ करते थे जो अब घट हो गए हैं 38 छात्रों पर एक शिक्षक। बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। प्राथमिक शिक्षा की जब बात की जाती है, जब माध्यमिक शिक्षा की बात की जाती है तो जो अनुपात पहले 88 छात्रों पर एक शिक्षक हुआ करते थे अब 50 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात प्रति 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए था। फिर भी
अब इस रेशियो के हिसाब से बिहार का अभी का अनुपात जब हम देखते हैं तो यह अनुपात इस 30 छात्र एक शिक्षक के अनुपात से भी अभी काफ़ी कम है। इसे और अधिक सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है, श्रम संसाधन विकास की जिला रैंकिंग में मधुबनी शीर्ष स्थान पर। श्रम संसाधन विकास ने राज्य भर के जिलों की रैंकिंग जारी की थी हाल ही में। विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में 9 मापदंडों के आधार पर मधुबनी जिला शीर्ष पर और नालंदा सबसे निचले पायदान पर पाया गया था। शीर्ष 3 जिले अर्थात श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में जो जिलों की रैंकिंग जारी की थी, लोगों तक लाभ पहुंचाने के मामले में शीर्ष 3 जिला, प्रथम जिला मधुबनी, दूसरा जिला दरभंगा और तीसरा जिला है समस्तीपुर। नेक्स्ट न्यूज है पुरस्कार, बिहार से संबंधित पुरस्कार। बिहार केसरी पुरस्कार, राज्य की 17 प्रतिष्ठित हस्तियों को बिहार केसरी सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया था। यह जो सम्मान दिया गया था, इसके आयोजक थे बिहार बौद्धिक मंच एवं मध्यकालीन फाउंडेशन। इसके द्वारा यह सम्मान दिया गया था, जो 17 लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। वैसे लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ था तो वैसे लोग जिन्होंने चिकित्सा, सेवा, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति में उनकी विशिष्ट सेवा भावना के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। सम्मानित होने वाली प्रमुख हस्तियां शारदा सिन्हा, जो प्रमुख लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, इनके नाम से सभी लोग परिचित ही होंगे। डॉक्टर शांति राय, यह बिहार की प्रमुख डॉक्टर हैं शांति राय। डॉक्टर विजय प्रकाश, ये भी डॉक्टर हैं बिहार में। सुधा वर्गीस और खान सर, यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार केसरी के नाम से मशहूर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था, उनकी 136वीं जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? बिहार केसरी पुरस्कार, जिसमें 17 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिसमें शारदा सिन्हा शामिल हैं, डॉक्टर शांति राय, डॉक्टर विजय प्रकाश, सुधा वर्गीस और खान सर भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार को प्रथम पुरस्कार मिला। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 आयोजित किया गया था, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह प्रदर्शन का जो कारण था, आज बिहार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक हो गया है। कृषि आधारित उद्योग और निर्यात में बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है और आज बिहार निवेशकों के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है, जिसके लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बिहार से संबंधित खेल की चर्चा कर लेते हैं तो पैरा एशियन गेम 2023 में शैलेश कुमार और प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। प्रमोद कुमार हाल में न्यूज में रहे हैं। वर्तमान में भी इन प्रमोद कुमार पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन के आरोप में 18 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है और जो पेरिस में पैरा ओलंपिक जो होने वाला है, ये प्रमोद भगत अब उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे इस प्रतिबंध के कारण। तो न्यूज़ देख लेते हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार को हाई जंप इवेंट में तथा प्रमोद भगत को पुरुष एकड़ SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला था। अर्थात बिहार के 2 एथलीट थे, एक शैलेश कुमार थे और दूसरे प्रमोद भगत, जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। शैलेश कुमार जमुई जिला के निवासी हैं और प्रमोद भगत वैशाली जिला के निवासी हैं। प्रमोद ने पुरुष युगल में और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में कांस्य पदक प्राप्त किया था। राज्य सरकार ने भगत के लिए अर्थात प्रमोद भगत के लिए 2 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा भी की थी। प्रमोद भगत ने पैरा एशियाई खेलों में पदकों की हैट्रिक पूरी अर्थात तीसरा पदक उन्हें प्राप्त हुआ था। इससे पहले शैलेश ने जुलाई 2023 में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। आयोजन स्थल हांगझो चीन अर्थात जो पैरा एशियन गेम 2023 हुआ था, पैरा एशियन गेम 2023 का आयोजन हुआ था हांगझो चीन में। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार रग्बी टीम को 37वें राष्ट्रीय खेल में रजत पदक प्राप्त हुआ है। बिहार महिला रग्बी टीम को राष्ट्रीय खेलों में चल रहे 37वें संस्करण में उसे रजत पदक मिला है। फाइनल में बिहार ने उड़ीसा को हराया और रजत पदक प्राप्त हुआ। बिहार रग्बी टीम की कोच का नाम है दुलंजना विजय सिंघे, जो कि श्रीलंका के हैं। धन्यवाद।